नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। ये हमारा जो वीडियो है आज का शॉर्ट वीडियो है जो कि है कॉन्ट्रैक्ट या संविदा के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट या संविदा एक ऐसा टॉपिक है, बेसिकली हम इसे कई बार डेली लाइफ में सुनते हैं और इस वाली फेज से गुजरते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ए पर्सन ने किसी बी पर्सन से किसी बात को लेकर शर्त लगाई है कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा। ठीक है, तो ये वाला भी जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब हम जानते हैं बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या बातें होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक अपनी किए हुए वादे से मुकर जाए, अर्थात ये जब शर्त जीत जाए और ये ऐसे पैसे ना दे, तब क्या करें। तो किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में क्या किया जाता है, बेसिकली आज हम समझने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम कॉन्ट्रैक्ट और संविदा को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है। सपोज दो पर्सन हैं, दो पार्टीज है। जनरली दो या दो से अधिक हो सकती है, बट हम यहाँ पर दो कंसिडर करके चल रहे हैं। एक ए है और एक बी है। ए ने अपना एक मकान बी को देने के लिए क्या बी को कहा कि क्या आप मेरा मकान खरीदना चाहते हो, और उसके लिए 5 लाख रुपए जो है फिक्स करें, कीमत फिक्स करिए। और बी ने भी कहा हाँ मैं मकान खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो आगे रह के प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं प्रपोजल, या हम उसे कहते हैं प्रस्ताव। और बी जिसके लिए प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, जो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वीकृति या एक्सेप्टेंस। ठीक है, दैट मीन कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो मनी आपको दिख रहा है, हम इसे कहते हैं कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि हम इसे प्रतिफल या कंसिडरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए जो दे रहा है अपना सामान, मकान जो दे रहा है, उसके रिस्पेक्ट में प्रतिफल, उसको कुछ फल मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो है कंसिडरेशन। तो जब इस प्रकार की सारी चीजें होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट। राइट, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट। मीन्स करार हुआ है इनके बीच में। और अगर इसे लॉ के थ्रू हम इन्फोर्स कर दे, इन्फोर्सिबल बना दे, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इसी एग्जांपल में पूरा सार छुपा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। तो आइए हम फिर से, आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या ज़रूरी है। तो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, और जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, तो ये बन जाता है प्रॉमिस, मीन्स प्रतिज्ञा। और कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए हम इसको एक ग्राफ की तरह फिर से समझा देते हैं आपको। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो स्टेप है वो है प्रपोजल। कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, पहला जो चरण है, वो होता है प्रपोजल, जिसको हम बोलते हैं प्रस्ताव, या कहीं कहीं इसको प्रस्तावना लिखा रहता है। जब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे बी ने एक्सेप्ट किया था, इसी प्रकार जब पार्टी को इसको एक्सेप्ट कर लेती है तब वो बन जाता है प्रॉमिस, मीन्स प्रतिज्ञा बन जाता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम बता चुके हैं कि जब प्रपोजल रखा जाता है, प्रॉमिस हो जाता है, तो कंसिडरेशन जो होता है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कंसिडरेशन होता है। और जब ये तीन फैक्टर रह रहे हैं, प्रपोजल, आफ्टर एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, देन कंसिडरेशन, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। वो बन जाता है एग्रीमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं करार हो गया है। और जब इसको इन्फॉर्सिबल बना दिया जाता है, लॉ के थ्रू, विधि के थ्रू इसको लागू किया जाता है बाय लॉ, और वैलिड होता है। ठीक है, ये अगर वैलिड है एग्रीमेंट है, तो ये कौन डिसाइड करता है? वैलिड नहीं है, लॉ करता है। तो फाइनली ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर लॉ का काफ़ी मीनिंग होता है।
मान लीजिए ए बोलता है कि बी को कि तुम किसी व्यक्ति सी के घर पे चोरी करो या फिर उसको किडनैप करो तो मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, राइट। तो ये क्या एग्रीमेंट ये वैलिड रहेगा? तो बिल्कुल नहीं है, वैलिड नहीं रहेगा। लॉ के थ्रू इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो वैलिड होना चाहिए और इन्फॉर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, तब वो बन के क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जनरली क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्यों? तो सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसे इन स्टेप से होकर जाना पड़ता है। फर्स्ट प्रपोजल, देन एक्सेप्टेंस, सेकंड, थर्ड वो प्रॉमिस बन जाता है, फिर वो कंसिडरेशन, फोर्थ बन जाता है, तो वो एग्रीमेंट बन गया। अगर वो जो है लॉ के द्वारा प्रवर्तनीय है तो वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी जो है ज़रूरी कंडीशन है। लेकिन अगर एग्रीमेंट लॉ के थ्रू नहीं प्रवर्तनीय है, इन्फॉर्सिबल नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। इसीलिए स्टेटमेंट कहना गलत नहीं होगा कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब हम प्रपोजल की बात करें तो हमें पता है ये जो पूरा टॉपिक है ये डिपेंड करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसके बारे में सारे प्रावधान किए गए हैं। प्रपोजल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन इस एक्ट के धारा सेक्शन 2A में दे रखी है। प्रॉमिस की बात करें तो इसकी जो है डेफिनेशन धारा 2B में दे रखी है। कंसिडरेशन की हम बात करें तो इसको 2D में समझाया गया है। एग्रीमेंट की चर्चा करें तो इसे जो है इसकी 2E में इसकी बात की गई है। और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है इसी एक्ट के सेक्शन 2H में। तो इस प्रकार से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है एग्रीमेंट होता है, ठीक है। या फिर हम कहें कोई भी एग्रीमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये हमारा जो था दोस्तों, ये हमारा काफ़ी एक छोटा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आए, समझ में आए। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।